आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर हमारी ये जो जन्मभूमि है छपरा, यहाँ पर लंबे समय के बाद अपनी कर्मभूमि से वापस लौटने का अवसर मिला और रास्ते में ही हमारे बहुत ही पुराने मित्र अनुज, जो कि यहाँ एक राजनीतिक दल से भी संबंध रखते हैं, श्री चरण दास जी, संयोग से उनसे फोन पर बात हुई और उन्होंने मुझे यहाँ बुला लिया। बड़ा अच्छा किया। और यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं कि चंद लोग मेरे अगल बगल में बैठे हुए हैं, संख्या तो कम है, लेकिन ये लोग इस नगर के एक बहुत बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे बगल में चरण जी है, वह स्वयं एक छात्र संगठन से जुड़े रहे हैं। अब एक भारत का बहुत ही सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। उनके बगल में अवधेश जी हैं, वो विधि के महारथी हैं, वकील हैं और वो भी विद्यार्थी परिषद में उनके साथ ही कदम से कदम मिलाकर चल चुके हैं। मेरे दाहिनी और चंदन जिस प्रतिष्ठान के मालिक कहिए, सब कुछ कहिए, वो हैं, बैठे हुए हैं और व्यवसाय जगत में युवा उद्यमियों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं कि देखो भाई, केवल नौकरी न खोजो, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहा करते हैं कि जॉब सीकर मत बनो, जॉब प्रोवाइडर बनो, कुछ लोगों को रोजगार दो, इस तरह का काम करो। और उनके ठीक बगल में बैठे हुए हैं हमारे भाई साहब, जो कि अपनी एक संस्था चलाते हैं दियादियों की। अभी हमको पता चला भिखारी ठाकुर चौक पे उनके दादाजी के नाम पे, श्री सरस्वती सिंह जी के नाम से प्रतिष्ठान है। और बहुत हम अद्भुत महसूस कर रहे हैं कि ऐसे व्यवसायी छात्र और डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित लोगों के बीच में आज हमको अपनी जन्मभूमि में आते ही इस तरह का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। और मुझे सबसे बड़ी बात कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के चित्र पे 2 पुष्प चढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ, जो कि मेरे लिए अवभाग्य की बात है। नेताजी के देश हुआ है, अपने माननीय प्रधान स्वयं कोलकाता में इस वक्त उनकी चित्र प्रदर्शनी में घूम रहे होंगे, जैसा कि मुझे पहले से सूचना है कि आज वो असम के शिवसागर जिले में सभा करने के बाद वहीं कोलकाता ही जाने वाले थे। बंधुओं, आज का दिन, अभी मैं ये चर्चा कर रहा था कि नेताजी सुभाष के बारे में कुछ अनछुई बातें हैं जो कि सबको जानना चाहिए। और चर्चा ज्यादातर सभाओं में उन चीज़ों की नहीं होती है। सब लोग इस बात पर जोर देते हैं कि उन्होंने आज़ादी दिलाने में बहुत ही मेहनत की, आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, रास बिहारी बोस जी के साथ मिले, वहाँ के बंदी सैनिकों को एकजुट किया। ये सब हम सब लोग जानते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे जानते रहते हैं। वर्तमान पर जो स्थितियाँ हैं, जो अपने लोकतांत्रिक देश के नागरिक होने के नाते हम सबको जानना चाहिए। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये जानना चाहिए कि देश की आज़ादी के ठीक पहले एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में यह चर्चा हो रही थी कि देश की आज़ादी के बाद किस तरह की सरकार की स्थापना हो, अपने यहाँ कैसी सरकार की स्थापना हो। उसमें नेताजी का मत ये था कि देश में एक ऐसी सरकार की स्थापना हो जो सैनिक तानाशाही नहीं कहेंगे, लेकिन पूर्णतया लोकतंत्र ना स्थापित करके, पूर्णतया सबको वोट का अधिकार न दे करके देश के लोगों को कोड ऑफ कंडक्ट सिखाया जाए। एक जिम्मेवार नागरिक होने के लिए शुरुआती आज़ादी मिलने के शुरुआती 20 वर्षों तक उनको प्रशिक्षित किया जाए, उनको बताया जाए कि अपने कर्तव्य क्या होते हैं देश के प्रति। और जब वो अपने कर्तव्यों के प्रति समझदार हो जाए, तब धीरे धीरे उनको अधिकार हस्तांतरित किए जाए। लेकिन कांग्रेस में ही कुछ बड़े नाम थे जो कि बाद में अपने प्रधानमंत्री भी बने। उनको ये नागवार गुजरा, उन्होंने कहा नहीं, हमको विश्व श्रेणी के नेता में अपने को खड़ा करना है, क्योंकि अमेरिका में सार्वभौम मताधिकार है, वहाँ पर सबको वोट देने का अधिकार है, इसलिए हम ऐसा करेंगे तो हमारा देश विश्व स्तर पर पीछे रहेगा, हमारा नाम पीछे रहेगा। इसलिए उनका मत था कि नहीं, देश की आज़ादी प्राप्त होते ही पूर्णतया लोकतंत्र की स्थापना हो। बंधुओं, मैं लोकतंत्र का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं शुरू से ही एक स्वयंसेवी संस्था का बहुत ही सक्रिय सदस्य रहा हूँ, जहाँ पर कि सैनिक प्रशिक्षण की तरह ही प्रशिक्षण दिया जाता है। उस संस्था का नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है और वहाँ पर अनुशासन का ध्यान रखता है। जो भी व्यक्ति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाता है और वहाँ से प्रशिक्षित होता है, उसके चलने का एक अलग ढंग होता है। और जो प्रशिक्षित नहीं होता है वो भी अच्छा चलता है, लेकिन उसके चलने का ढंग कुछ अलग होता है। और इसलिए संयोग से उसके बाद आज मैं जहाँ की रोटी खा रहा हूँ वो भी एक विभाग है, एनसीसी ऑफिस, उसमें हमारे कर्नल साहब हमारे कमांडिंग अफसर होते हैं। और वहाँ भी सेना के लोग इतने अच्छे से, इतने प्रशिक्षित लोग रहते हैं कि उनसे सीखने के लिए मिलता है।
तो जैसे कि विश्व के कई देशों में है कि एक सामान्य नागरिक को भी सैनिक सेवा अनिवार्य होती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। इस कारण बहुत सारी विकृतियां हमको देखने में आ रही हैं। अभी मैं स्टेशन से आ रहा था, छपरा जंक्शन से, और रास्ते में देख रहा था कि सड़क बन रही है, खुदाई हो रही है, उसमें बसें चल रही हैं, गाड़ियां चल रही हैं, और जाम की स्थिति में लोग क्या करते हैं कि आगे गाड़ी खड़ी है और पीछे से, ये प्रसंगवश ही बातें हैं इसलिए बता रहे हैं रास्ते की बात, पीछे से हॉर्न, बहुत तेज प्रेशर हॉर्न बजाए जा रहे हैं। हमने कई लोगों से मिलकर कहा कि भाई आगे वाला जो आया है, आगे जो आपके खड़ा है वो यहाँ खर बसाने नहीं आया है, रास्ता मिलेगा तो आगे बढ़ेगा ही। आप ध्वनि प्रदूषण क्यों कर रहे हैं? एक तो आप इधर से गाड़ी स्टार्ट भी रखे हुए हैं, वायु प्रदूषण भी हो रहा है, ऊपर से कोल में खास ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं। कई लोगों को मेरी बात समझ में आई, उन्होंने सायरन बजाना बंद किया, लेकिन इन चीजों का ध्यान कौन रखेगा? ऐसे एक एक लोग ध्यान रखने से नहीं होगा, सब लोग इसमें प्रशिक्षित हों, इसके लिए सबका सैनिक प्रशिक्षण होना जरूरी है। इसीलिए नेताजी ने उस समय कहा था कि हम 20 साल तक लोगों को सिखाएंगे, बताएंगे कि भाई क्या करना है, फिर उनको उनके अधिकार हस्तांतरित करेंगे। लेकिन इन चीजों को लोगों ने ध्यान नहीं दिया और उन्हें एक तरह से देश निकाला ही दे दिया। उनको विपरीत परिस्थितियों में यहाँ के लोगों से मुंह मोड़कर जाना पड़ा। उनको लगा कि यहाँ के तौर तरीके सही नहीं है, इससे देश की आज़ादी तो मिल जाएगी, लेकिन आज़ादी के बाद के दिनों के हालात बदतर हो जाएंगे। आज दैव कृपा से हम लोगों को एक ऐसे व्यक्ति मिले हैं जिनका नाम उनके नाम पे है, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती में